Good evening, everybody. Myself, Karan Singh, IIT GATE, CSIR NET, AIR team. You are once again most welcome in our channel Chemical Group. तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 9 to 10th कंप्लीट साइंस एंड द केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th एंड 12th एंड केमिस्ट्री फॉर हायर लेवल कराई जाती है। तो इससे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर चल रहा था, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 4 अपलोड कर दिया। दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन को अगर हम फिजिकल टर्म में समझें, जैसे 100 ग्राम आपने एक सॉल्वेंट लिया और उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने क्या किया, कितनी अमाउंट किसी सॉल्यूट की डिजोल्व कर दी। जैसे मान लो आपने डिजोल्व कर दिया 2 ग्राम 5 ग्राम, तो वही उसका क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है कि इसका इसमें कंसंट्रेशन कितना है। जैसे 100 ग्राम वाटर लिया आपने, 2 ग्राम उसमें NaCl डाल दिया, तो कितना है, 2% NaCl का वो सॉल्यूशन है। तो ये टर्म होता है कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट में कितनी प्रेजेंट है, इसको फिजिकल टर्म में समझेंगे। और कंसंट्रेशन के टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे वे हैं जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ हम आपके केवल 3 पॉइंट की बात करेंगे। एक तो आपका कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज में है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। इसके अलावा और भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे कि मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी होता है, नॉर्मलिटी होता है, फॉर्मेलिटी होता है। ये टर्म्स आपको मैं एक्सप्लेन या नहीं करूंगा, बिकॉज ये आपके मतलब आगे हायर क्लास में है। 9th के लिए केवल ये 3 टर्म सफिशिएंट है। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यही 3 फार्मूले हैं जिससे आपके क्वेश्चंस क्लास 9th के सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, मास बाय मास परसेंट का फार्मूला क्या होगा, मास बाय मास परसेंट को हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, मास बाय मास परसेंट को निकालने के लिए हम कहेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 फॉर्मूला अप्लाई किया। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट मींस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ऐसे निकालेंगे। फिर आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों का वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये 3 फार्मूले हैं, इन्हीं के द्वारा हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, दे आर रिलेटेड टू ऑन दिस फार्मूलेज। क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट लिया है कि a solution contain 30 ग्राम ऑफ शुगर। एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने 30 ग्राम शुगर ले लिया। इसका मतलब समझ रहे कि आपका जो सॉल्यूट है वो 30 ग्राम है। ये आपका सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट आपका 30 ग्राम है। डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, 370 ग्राम आपने वाटर लिया, इसका मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका 370 ग्राम है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक टर्म देखेंगे कि दोनों को ग्राम में ले रखा है, ठीक है, दोनों ग्राम में है, इसका मतलब मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, बिकॉज बोथ आर इन द ग्राम। तो आप देखोगे तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन इसका ऐसे निकलेगा। तो हम लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है 30 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया नहीं है, आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाता है सॉल्यूशन। तो इसी तरह से मास हम निकाल देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 30 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 370 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 400 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। बस फार्मूला लगा देंगे मास बाय मास परसेंटेज का। तो देखो आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 30 ग्राम
तो हम लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया 400 ग्राम इनटू 100। तो यहाँ ग्राम में टर्म ले लेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 0 कैंसिल आउट हो गई। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 5 20, तो ये आ रहा आपका 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया 7.5%। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 7.5% यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला सेकंड, तो 7.5% इसका आंसर आ गया। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सॉल्यूशन कंटेन 50 ml एल्कोहल। ml में दे रखा है, ठीक है, समझना बात को। ml मींस हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे। मिक्स विद 150 ml ऑफ वाटर, तो वाटर का जो आपका दे रखा है वो 150 ml है। इट मींस दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम दे रखा है। इट मींस कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड वन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है, ml वॉल्यूम है 50 ml और 150 ml ये भी वॉल्यूम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 150 प्लस 50 इनटू 100 ml। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास नहीं कहेंगे, वॉल्यूम, क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 50 प्लस 150 तो आ जाएगा आपका 200 ml। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 इनटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस 0 कैंसिल आउट, 2 कितने आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ से आ रहा है 25%। तो इसका आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा 25%। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इफ 2 ml ऑफ एसीटोन, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसका आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फार्मूले वगैरह आपके सभी काम आ जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो, if 2 ml of acetone is present in 45 ml of aqueous solution, देखो 2 ml एसीटोन हमने लिया है, ठीक है, 2 ml एसीटोन यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट हो गया, 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात समझने वाली और जो देखने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं कि 2 ml तो एसीटोन है, 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी 45 ml है, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं गिवन है, ये ध्यान रखना, यह सॉल्वेंट गिवन नहीं है। 2 ml ऑफ एसीटोन प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, 45 ml ऑलरेडी क्या रखा है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये तो और भी आसान है, तो दोनों ही ml में दे रखे, इसका मतलब दो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 2 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 45 ml। ऐसा मत कर देना कि 45 में प्लस 2 ऐड करके 47 ml कर दो, नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं 5 से पहले डिवाइड करूंगा,
5 9 जा 45 हो जाएगा, 5 से यहाँ करेंगे तो 5 2 जा 20 हो जाएगा, और कर लेंगे डिवाइड तो 2 22 जा 40 अपॉन 9 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36.94 जा 36 4.4%, तो ये आ जाएगा 4.4%। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, यहाँ पर कॉमन साल्ट दे रखा है कितना 40 ग्राम है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ध्यान रखना ये 320 ग्राम वाटर है, इट मींस क्या हुआ, दिस इज ए सॉल्वेंट, एंड 40 ग्राम क्या है, ये सॉल्यूट है। तो आई होप दैट कि इसको आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 40 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, 320 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन निकाल लेंगे, पहले 40 प्लस 320 को ऐड करेंगे, जितना भी आ जाएगा दोनों में मिला के 360 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूट से आप इसको डिवाइड कर देंगे। चलो डायरेक्टली वैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, फर्स्ट वाला, मास बाई मास परसेंट। तो यहाँ ये क्वेश्चन थर्ड का, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा, और ये किसका था, ये थर्ड का था, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट में कर दे रहा हूं, मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो 40 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दोनों को ऐड करो 360 आ जाएगा, इनटू 100 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करो तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, और फिर से अगर हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 25 जब करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 9, तो 9 1 9 9 1 9 11.11% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम, तो यहाँ पर 36 ग्राम NaCl ले रखा है, इट मींस सॉल्यूट है आपका 36 ग्राम, इट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर वाटर का मास दे रखा है 100 ग्राम, इट मींस ये सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन एट दिस टेंपरेचर, कंसंट्रेशन निकालना है, इट मींस ये भी आपका ग्राम में गिवन है, ये भी ग्राम में है, तो कौन सा फार्मूला, मास बाई मास परसेंटेज लगा देंगे। तो फिफ्थ वाले में भी लगाएंगे मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना है 36 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 100 ग्राम है, ये 136, तो 136 हो जाएगा, 36 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इसका इजीली सा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 26.47% आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना देख लेना, आ जाएगा 26.47%। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स थे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके बाद फिर हम आगे अभी देखते हैं। देखो इसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जैसे देखोगे कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, सपोज दैट आप शुगर डिसॉल्व कर रहे हो वाटर, शुगर सॉल्यूशन तो जनरली सब लोग बनाते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन जब बना रहे हैं उसमें आपने 1 स्पून शुगर डाला, 2 स्पून, 3 स्पून, तो कंटिन्यूअसली जब शुगर डालते जा रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि व्हेन देयर इज नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर। जब वो सिचुएशन आ जाए, जो सैचुरेशन लेवल आ जाए कि उसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस एक ऐसा सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच some more solute can be dissolved, means the solution before the saturation level, saturation point के below वाला जो solution होता है, the solution below the saturation level, that is called the unsaturated solution। तो ये तो था saturated और unsaturated solution। इसके बाद हम बात करते हैं
सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी मींस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और जनरली जो हम लेते हैं वो कितना लेते हैं? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी यहां से डिफाइन किया था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि सॉल्युबिलिटी कॉपर की है 21 ग्राम, तो 21 ग्राम सॉल्युबिलिटी मीन समझ रहे, और टेम्परेचर हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 21 ग्राम कॉपर ही डिसॉल्व हो सकता है कितने? 100 ग्राम ऑफ वाटर में या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? वैसे आप आगे चल के एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम होता है हेनरीज लॉ। ठीक है, यहाँ पर हेनरी लॉ का यूज नहीं है, बट थोड़ा सा आपका आया है इससे रिलेटेड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बता देते हैं। हेनरी लॉ जो बेसिकली ये कहता है, ये सॉल्युबिलिटी बेसिकली ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट थे हेनरी, आप चाहें तो इसका नाम मैं आगे देता हूँ, ये साइंटिस्ट थे हेनरी, तो उन्होंने दिया था हेनरीज लॉ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द सॉल्वेंट द वाटर मॉलिक्यूल। तो उन्होंने कहा था कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इंक्रीज प्रेजेंट ओवर द सॉल्यूशन। तो अगर कोई गैस उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा गैस का, उतना ही ज्यादा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी गैस की होगी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि इनका एप्लीकेशन आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स, तो उन बोतल्स में देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया जाता है। तो ये हेनरी लॉ का एक एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा जब भी थोड़ा सा अगर उसको शेक कर देते हैं बोतल को, तो CO2 गैस जिसको जबरदस्ती हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया गया है, वो उसमें से तुरंत बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो फिलहाल होता है हेनरी लॉ, यहाँ इसी से रिलेटेड है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की। अगर हम बात करें तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मान लो आपने NaCl लिया या शुगर सॉल्यूशन लिया, तो ये सॉलिड है। कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की राइज करने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी राइज करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ किसकी सॉल्युबिलिटी? ध्यान रखना, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। ठीक, अब हम बात करते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी। तो और हाँ, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर एक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रेशर का मतलब बहुत माइन्यूट से रहता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर। लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस क्या होगी? वो डिसॉल्व होगी किसके? लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी लिक्विड में, कम प्रेशर तो कम सॉल्युबल होगी। यहीं पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कम से कम गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड में, कम टेम्परेचर होगा ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। इसका एक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जैसे देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जब थोड़ा सा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उस समय वाटर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। लेकिन जब गर्मी का या समर सीजन जब आता है, तो आपने देखा होगा समर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, वाटर भी काफी हॉट हो जाता है, तो उसमें से प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर, तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का उस लिक्विड में यानी वाटर में कम हो जाता है। तो वही मैंने कहा है कि सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि 12 ग्राम ऑफ K2SO4 डिसॉल्व इन द 75 ग्राम ऑफ वाटर। तो 12 ग्राम सॉल्यूट लिया है, 12 ग्राम सॉल्यूट है, 75 ग्राम ये क्या है, वाटर यानी कि सॉल्वेंट है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन द वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो आपसे पूछा गया कि सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। तो हमने आपसे एक बात कही थी कि सॉल्युबिलिटी को जब भी निकालते हैं ना, तो आप 100 ग्राम को लेकर के निकालते हैं, ठीक है। 100 ग्राम में चेक करते हैं, किसी की भी सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम में चेक करते हैं। अगर ml में है तो ml में चेक करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 12 ग्राम डिसॉल्व है 75 ग्राम वाटर में, और टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहेगा, जितना भी ले लेंगे वो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया 12 ग्राम ऑफ K2SO4। तो यहाँ देखेंगे कि 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट इसको बोलते हैं, 12 ग्राम K2SO4 डिसॉल्व्ड इन, कितने में डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन मैं कहूंगा कि 75 ग्राम ऑफ वाटर, 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम K2SO4 डिसॉल्व होता है। तो 1 ग्राम K2SO4 कितने में डिसॉल्व होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ K2SO4 dissolved in 1 gram of K2SO4 dissolved in 75 upon 12 ग्राम ऑफ वाटर। इतने ग्राम वाटर में 75 upon 12 ग्राम, इतने ग्राम वाटर में 1 ग्राम K2SO4 डिसॉल्व होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर 12 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम में, और अब मैं देख रहा हूँ 75 ग्राम, व्हाट द सॉल्युबिलिटी। तो अच्छा 12 ग्राम ऑफ K2SO4 में डिसॉल्व है, और इसमें ये डिसॉल्व हो गया 100 ग्राम ऑफ K2SO4, हाँ 100 ग्राम 70, इसका थोड़ा सा मैंने उल्टा ले लिया है। अच्छा इसको मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ, फिर से देख रहा हूँ इसको, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा ले लिया है। इसको ऐसे लिखेंगे कि 75 ग्राम ऑफ H2O dissolves 12 ग्राम ऑफ K2SO4, dissolves 12 ग्राम ऑफ K2SO4। 75 ग्राम जब वाटर है तो इसमें 12 ग्राम K2SO4 डिसॉल्व, ठीक है। 75 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व्स 12 ग्राम ऑफ K2SO4। तो यहां से हम कहेंगे कि देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ H2O dissolves 12 upon 75 ग्राम ऑफ K2SO4। इतना K2SO4 डिसॉल्व होगा 12 upon 75 ग्राम। अब हमें देखना है कि 100 ग्राम वाटर कितना K2SO4 को डिसॉल्व कर पाएगा। देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 100 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 12 upon 75 into 100 ग्राम ऑफ K2SO4। इट मींस कितने ग्राम K2SO4 डिसॉल्व करेगा, 25 से डिवाइड कर दो, 3 या 75, 24 या ये हो जाएगा, तो 3 4 या 12 इक्वल टू आया 16 ग्राम। इट मींस क्या हुआ कि अगर जब ये क्वेश्चन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग 75 ग्राम में ये जब 12 ग्राम डिसॉल्व था तो सॉल्युबिलिटी कितनी है, 100 ग्राम में चेक करेंगे, 16 ग्राम सॉल्युबिलिटी आई। 16 ग्राम सॉल्युबिलिटी आने का मींस ये हुआ कि 100 ग्राम वाटर में 16 ग्राम K2SO4 डिसॉल्व। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। और तो ये जो था आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी, और इससे पहले जो भी हमने आपको बताया, तो आई होप दैट कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट लगता है किसी कॉन्सेप्ट में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और अपने चैनल को केमिकल गुरु चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।